हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियोस में आप देखते आ रहे हैं कि मैंने बायोलॉजी क्लास 12 पार्ट 1 के सब्जेक्टिव टाइप्स ऑल क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। तो अब से इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी पार्ट के यानी कि लैंगिक जनन के ही लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो आते हैं पहली क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है, ये पहला लेसन क्या है, लैंगिक जनन। इसका हम लोगों ने एनसीईआरटी क्वेश्चंस पिछली वीडियोस में देख लिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपका जो क्लास 12 का पहला लेसन है बायोलॉजी का, वो है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला है चैप्टर जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, आपका जो बायोलॉजी है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। तो आपका पहला यूनिट जो है वो लैंगिक जनन है या सिर्फ जनन है। तो इसका हम लोग चैप्टर 1 देख रहे हैं। उसका टॉपिक है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो आपका पहला टॉपिक हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन यानी कि जनन होता क्या है। तो समझिएगा कि सभी जीव अपने प्रजाति की उत्तरजीविता को सृष्टि में बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतति को जिस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं उसे जनन कहते हैं। अतः सभी प्राणी अपनी जाति या वंश को कायम रखने के लिए अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। तो जीवों में होने वाली इस प्रक्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। देखिए, कह रहा है जनन क्या है कि सभी जीव प्रकृति में अपनी उत्तरजीविता या सृष्टि में अपनी उत्तरजीविता यानी कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपने समान संतति की उत्पत्ति करते हैं तो उसे हम जनन कहते हैं। या इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि अतः सभी प्राणी अपनी जाति एवं वंश को कायम रखने के लिए अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। तो जीवों में होने वाली इस प्रक्रिया को ही हम जनन कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, लिखा है कि जन्म देने वाले प्राणी को जनक तथा जन्म लेने वाली प्राणी को संतति या पुत्री कोशिका के रूप में जाना जाता है। समझ गए? देखिए, जो आपका जो प्राणी जो जीव जन्म दे रहा है उसे हम जनक कहेंगे, और जो संतति जो नए जीव का निर्माण होगा उस जीव को हम संतति या पुत्री कोशिका कहते हैं। समझ गए? और जो जनन है वह एक प्रकार की जैविक क्रिया है। देखिए, इसको शॉर्ट में समझे तो जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम एक अपने समान संतति की उत्पत्ति करते हैं, तो वह प्रक्रिया आपकी जनन कहलाती है। और जनन सृष्टि में जीवों की उत्तरजीविता के लिए अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और जनन एक जैविक प्रक्रिया। समझ गए? आपका पहला टॉपिक जनन क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि जनन के आधारभूत लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका है, देखिए हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो पहला है डीएनए प्रकृति। डीएनए का फुल फॉर्म कोई देखिए डीएनए का फुल फॉर्म भी जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपका जो आधारभूत लक्षण है उसका पहला टॉपिक है डीएनए प्रकृति। यानी समझिएगा, चूंकि जनन प्रक्रिया कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है और कोशिका विभाजन में डीएनए का द्विघूर्णन होना एक आवश्यक चरण है। इसके साथ साथ आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए प्रोटीन और अन्य जैविक रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। देखिए, जनन की प्रक्रिया के लिए ये आधारभूत लक्षण यानी कि ये सभी प्रक्रिया अति आवश्यक है, क्योंकि जो जनन की प्रक्रिया है वो कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है और कोशिका विभाजन में डीएनए का द्विघूर्णन होना अति आवश्यक है। यानी कि जो आपका डीएनए है वो अगर द्विघूर्णित नहीं होगा यानी कि सभी कोशिकाओं में पूर्ण रूप से चक्रित नहीं होगा तो यह प्रक्रिया पूर्ण होगी ही नहीं, क्योंकि ये चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसमें सभी चरणों का होना, जो जनन है वो आपकी चरणबद्ध प्रक्रिया है और इसमें सभी चरणों का नियमित रूप से होना अति आवश्यक है, वरना यह जो क्रिया है या जो जनन की प्रक्रिया है वह अवरुद्ध हो सकती है। तो आपका डीएनए का द्विघूर्णन सभी कोशिकाओं में होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आरएनए प्रोटीन और अन्य जैविक प्रक्रियाओं का निर्माण होता है। डीएनए के द्विघूर्णन के पश्चात ही आपके शरीर में आरएनए प्रोटीन तथा अन्य जैविक रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जिससे जनन की क्रिया में सहायता मिलती है। ठीक है, अब हम जानते हैं दूसरा क्या है। पहला आधारभूत लक्षण है आपका डीएनए प्रकृति। अब दूसरा देखते हैं, कोशिकाओं में विभाजन होता है। और देखिए, जनन के आपका आधारभूत लक्षण में दूसरा टॉपिक है कि इसमें कोशिका का विभाजन होता है और एक कोशिकीय प्राणियों में यह जनन एक प्रकार का होता है। यानी कि एक कोशिकीय क्या लिखा है पे क्या आपका कि कोशिकाओं में विभाजन होता है और एक कोशिकीय प्राणियों में यह जनन एक प्रकार का होता है, जबकि विकसित प्राणियों में प्रजनन इकाई का निर्माण व पृथक्करण होता है। इन्हीं प्रजनन इकाइयों के
से शुक्राणु, अंडाणु एवं नए प्राणियों का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा कि दूसरा लक्षण का मतलब क्या है। ये कह रहे हैं इसमें कोशिका का विभाजन होता है और जो एक कोशिकीय जीव यानी कि जो अकशेरुकी जीव होते हैं, जो आपके छोटे जीव होते हैं, उनमें जो यह प्रक्रिया है वो केवल एक ही प्रकार की होती है, यानी कि इसमें सिर्फ कोशिका का विभाजन ही होता है। लेकिन जो विकसित या बहुकोशिकीय जीव हैं तो उनमें जो प्रजनन की इकाई निर्माण एवं पृथक्करण होता है, उसके बाद ही आपका निषेचन की क्रिया, प्रजनन की क्रिया पूर्ण होती है। इन्हीं प्रजनन और जो प्रजनन के उसमें जो आपके बहुकोशिकीय जीवों में जो है प्रजनन की इकाइयाँ होती है और उन्हीं इकाइयों के रूप में आपके शुक्राणु, अंडाणु एवं नए प्राणियों का निर्माण होता है। ठीक है। अतः जीवों में जनन के लिए शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करता है। इस प्रकार जनन के मुख्य आधार कोशिका विभाजन, प्रवर्धन एवं विकास को माना जाता है। देखिए जीवों में जनन जो होता है, वो जनन जो है आपका जो जीव होता है यानी कि जो जनक है उसके बॉडी डिज़ाइन यानी कि शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का जीव है और उसमें किस प्रकार की जनन की क्रिया होगी। वो उसके सिर्फ बॉडी डिज़ाइन यानी कि शारीरिक अभिकल्प पर भी निर्भर करेगा कि वह एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है या उच्च कोटि के पादप है, तो उनमें किस प्रकार की जनन की क्रिया महत्वपूर्ण होगी। और जो जनन की क्रिया है उसमें उसका जो मुख्य आधार होता है वो कोशिका विभाजन, प्रवर्धन एवं विकास होता है। ठीक है। अगर कोई पूछे कि जनन की क्रिया का जो मुख्य आधार होता है वो क्या क्या है, तो आपका पहला है कोशिका विभाजन, दूसरा है प्रवर्धन और तीसरा है विकास। देखिए आपका पहला टॉपिक पूरा हो गया कि जनन किसे कहते हैं और जनन के आधारभूत लक्षण क्या है। अब हम जानते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। आपका दूसरा टॉपिक है जंतु एवं उनका जीवन काल यानी कि लाइफ साइकिल। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल क्या है, अब इस टॉपिक को हम समझते हैं। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को हम जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। समझ गए कि जब कोई जीव, जब कोई प्राणी अपने जनक से जिस समय उत्पन्न होता है उस समय उत्पत्ति से लेकर उसकी मृत्यु यानी कि अकाल मृत्यु नहीं, जब उसकी प्रकृति द्वारा यानी कि जो मृत्यु होती है उसे हम वहाँ तक की अवधि को हम जीवन काल कहेंगे। यानी कि जीव के जन्म लेने से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को ही हम उसका जीवन चक्र या जीवन काल कहेंगे। ठीक है। जीवन चक्र को हम लाइफ साइकिल कहते हैं और यह क्रिया सभी जीवों में अनिवार्य रूप से होती है। अब हम जानते हैं कि किस जीव का जीवन काल कितना होता है। तो आपका पहला लिखा है हाथी। हाथी का जो जीवन चक्र होता है वो आपका 75 वर्ष होता है। मगरमच्छ का जीवन जो चक्र होता है वो आपका 60 वर्ष होता है। गाय का जीवन चक्र 26 वर्ष होता है। तोते का जीवन वर्ष आपका 140 वर्ष होता है, यानी कि ये 140 वर्ष तक जीवित रहता है। जो तोता है वो आपका 140 वर्ष तक जीवित रहता है। कौवे का जीवन चक्र 15 साल होता है, यानी कि कौवा सिर्फ 15 साल तक ही जीवित रहता है। और जो गुलाब होता है, जो गुलाब का पौधा होता है, उसकी जो जीवन अवधि होती है यानी कि कब तक वो फूल को निर्मित कर सकता है, वो आपका 10 साल तक होता है। ठीक है। अब आपका दूसरा है बरगद। जो बरगद का पेड़ होता है जिसकी मोटी मोटी डालें होती हैं, शाखाएं होती हैं, उसका जो होता है जीवन चक्र 300 से 500 साल तक बरगद का पेड़ जीवित रहता है। ठीक है। और जो पीपल का पेड़ होता है वो 500 वर्ष तक जीवित रहता है। देखिए ये सारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस जीव का ये कौन से, देखिए एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था कि बरगद के पेड़ का जो जीवन चक्र होता है वो कितना होता है। तो आपका 300 से 500 देगा, या तो फिर आपका लगभग 400 भी दे तो आप कह सकते हैं उसमें 400 में टिक लगा सकते हैं, या 300 से 500 दे तो वो भी सही है। अगर सिर्फ 500 दे तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके जनरली औसत में ही देगा क्योंकि एग्जैक्ट इसका नहीं पता है। और आपका जो पीपल है, पीपल का एग्जैक्ट 500 वर्ष तक वह जीवित रहता है। फिर जो कुत्ता होता है उसका जो आपका 15 से लेकर 36 वर्ष के उम्र तक ये जीवित रहता है। घोड़ा 50 वर्ष की उम्र तक जीवित रहेगा। और फिर जो कछुआ होता है, कछुआ जो होता है वो 400 वर्ष तक जीवित रहता है। इसकी जो एज लिमिटेशन है वो 400 वर्ष, यानी कि 400 साल तक एक कछुआ जिंदा रह सकता है। और आपकी जो तितली होती है वो आपका 1 से लेकर 2 यानी कि 1 से 2 हफ्ते तक ही जीवित रहती है। जो केले का पौधा होता है या केले का जो पेड़ होता है वो आपका 25 साल तक जीवित रहता है। जो धान होता है, धान का हम लोग जानते हैं कि 4 महीने तक, क्योंकि कोई भी फसल होती है वो 4 महीने के बाद पक कर कट जाती है। फिर उसके बाद आपका बिल्ली है। बिल्ली की जो जीवन चक्र है, बिल्ली का जो जीवन चक्र है वो आपका 21 वर्ष है। शेर का जीवन चक्र 29 वर्ष होता है। बकरी का जीवन चक्र 18 वर्ष होता है। और मनुष्य का जीवन चक्र, जो मनुष्य का जो जीवन चक्र है वो आपका जो एज लिमिट है 66 वर्ष बनाएंगे। देखिए ये आपकी जो न्यूनतम जीवन सीमा है, ये नहीं कि इससे ज़्यादा भी लोग जीवित रह सकते हैं या इससे कम भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन इसका एक एवरेज औसत निकाला गया है
कि ये सभी जीव जो है इतने साल तक जीवित रहते हैं। इससे मनुष्य जो इससे ज़्यादा भी जीवित रहते हैं, कुछ लोग 102 साल 120 साल तक जीवित रहते हैं और कुछ लोग 20 साल में ही मृत्यु हो जाती है, उनकी 30 साल में ही हो जाती है। तो देखिए ये सिर्फ आपका एवरेज निकाला गया है कि आपकी इतनी इतनी जीवन अवधि होती है। ठीक है, देखिए पिछले टॉपिक में हमने जाना कि जो जंतुओं की जो जीवन अवधि यानी कि उनका जो जीवन चक्र जो लाइफ साइकिल होता है वो कितना होता है या क्या होता है। अब हम जानेंगे कि जंतुओं की गर्भावधि क्या है। ठीक है, जो उनका जो जनन की जो समय अवधि होती है वो कितनी होगी। तो आपका लिखा है डिंब अथवा अंडाणु के गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवधि को ही हम गर्भावधि कहते हैं। पहले समझिए गर्भावधि क्या है। जीवन चक्र हमने जाना कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को ही हम जीवन अवधि कहते हैं। अब कह रहे हैं गर्भावधि क्या है, तो गर्भावधि अंडाणु से लेकर अंडाणु के गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवधि को ही हम गर्भावधि कहते हैं। यानी ठीक है, यानी कि जब किसी भी आपका मादा जननांग में अंडाणु का गर्भधारण होता है तो अंडाणु के गर्भधारण से लेकर नए संतति की उत्पत्ति तक की अवधि को ही हम गर्भावधि कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किस जीव की अवधि ये गर्भावधि क्या क्या होती है। तो आपका पहला है हाथी। हाथी की जो गर्भावधि होती है वो आपका 624 दिन होता है। हाथी की जो गर्भावधि है कितनी होगी, 624 दिन होती है, अर्थात आपका 2 साल से लगभग 2 साल होती है। ठीक है, और आपका जो हाथी का जो जीवन चक्र होता है यानी कि जो जीवन अवधि होती है वो 75 वर्ष होती है। अब आपका दूसरा है जिराफ। जिराफ की जो जीवन अवधि गर्भावधि होती है यानी कि जो उसका गर्भधारण का समय होता है वो आपका 400 से 480 दिन होती है, यानी कि लगभग आपका 1.5 साल तक होता है। ठीक है, अब आपका ऊँट। ऊँट की जो आपकी गर्भावधि होती है वो 400 दिन होती है, यानी कि आपका 1 साल कुछ दिन। ठीक है, और जो गधा जो होता है उसकी जो जीवन अवधि होती है वो पूरे गर्भावधि यानी कि जो गधे की गर्भावधि होती है वो आपकी 1 साल की होती है, यानी कि उनका जो गर्भधारण का समय होता है वो आपका 1 साल तक होता है। जो भैंस का गर्भधारण होता है वो आपका 10 दिन तक होता है, गाय 280 दिन तक, बंदर 150 से 170 दिन तक उसका गर्भधारण होता है, बाघ का 155 दिन, बकरी एवं भेड़ 151 दिन तक गर्भधारण करती है, और शेरनी जो होती है उसका जो गर्भधारण का समय होता है 105 से 115 दिन। और जो आपका बिल्ली एवं कुत्ता है उसकी जो गर्भावधि होती है वो आपका 63 दिन होती है। कंगारू की गर्भावधि 40 दिन होती है। खरगोश की गर्भावधि 28 से 30 दिन होती है। चूहे की गर्भावधि 21 दिन होती है। गिलहरी की गर्भावधि 30 से 40 दिन होती है, और सियार की जो गर्भावधि होती है वो 60 दिन होती है, और जो लोमड़ी की गर्भावधि है वो आपकी 50 दिन होती है। देखिए इसमें से कुछ कुछ जो मेन है उनको याद कर लीजिएगा, क्या पता ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो समझ गए, हमने आज की इस वीडियो में 4 टॉपिक क्लियर किए कि जो जनन है वो क्या है, जनन के आधारभूत लक्षण क्या है, और फिर है हमने जाना कि जंतु एवं उनके जीवन काल क्या है, और फिर चौथा टॉपिक हमने जाना कि जंतु की जो गर्भावधि होती है वो क्या होती है और कितनी कितनी होती है। समझ गए। अब स्टूडेंट्स आगे की वीडियोस में हम अदर टॉपिक्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।